स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 88 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। जालुकबारी सीट से हिमंता बिस्व शर्मा लड़ेंगे। पहली लिस्ट में 6 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिया गया है, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कुल 126 सीटें हैं विधानसभा की असम में। 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जालुकबारी से हिमंता बिस्व शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में आए हैं उनको भी टिकट दिया गया है। तो एक एक करके नाम आपको बता देती हूँ। 28 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। गोलकगंज से अश्वनी राय सरकार को टिकट दिया गया है। धुबरी से उत्तम प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। बिरसिंह जरुआ से माधवी दास को मैदान में उतारा गया है। गोलापारा पश्चिम से पवित्र राभा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुधनई से टंकेश्वर राभा को टिकट दिया गया है। अभयपुरी से श्री भूपेन राय को टिकट दिया गया है। बिजनी से अरूप कुमार डे को टिकट दिया गया है। भवानीपुर से रंजीत कुमार दास को टिकट दिया गया है। तो ये 88 कुल उम्मीदवार हैं जिसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 126 सीटें हैं विधानसभा की असम में। हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबारी से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 6 महिला कैंडिडेट को कुल मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मंडिया की बात करें तो यहाँ बादल चंद्र राय को टिकट दिया गया है। बोको चाय गांव की बात करें तो राजू मेज को टिकट दिया गया है। पलासबारी से हिमांशु शेखर वैश्य को टिकट दिया गया है। कमलपुर से दिंगत कलिता को टिकट दिया गया है। दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जो पहली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कल ही चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, जिसमें नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए थे और माना जा रहा था कि असम की पहली लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। तो आज असम की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नई गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ से दिप्लू रंजन शर्मा को टिकट दिया गया है। गुवाहाटी सेंट्रल से विजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है। जालुकबारी से हिमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ेंगे। बरखेत्री से नारायण डेका, नलबाड़ी से जयंत मल बरुआ और तीहू से चंद्रमोहन पाटोवारी को टिकट दिया गया है। इसी के साथ नौगांव से अगर बात करें, नौगांव बतद्रबा से बात करें तो रूपक शर्मा को टिकट दिया गया है। होजाई से शिलादित्य देव को टिकट दिया गया है। लामडिंग से शिबू मिश्रा को टिकट दिया गया है। बरछला से ऋतुबरन शर्मा को टिकट दिया गया है। तो पहली लिस्ट 88 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। असम का ये मुकाबला दिलचस्प इस वजह से है कि इस पूरे चुनाव को हिमंता अपने चेहरे पर पुल करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने विकास के काम को लेकर जितने कॉन्फिडेंस में हिमंता नजर आते हैं, तो अपने बयानों को लेकर भी उतनी ही ज्यादा हिमंता चर्चाओं में रहते हैं। सामने गौरव गोगोई से उनका मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस ने कमान गौरव गोगोई को सौंप रखी है और खुद जिम्मेदारी संगठन की प्रियंका गांधी भी असम में निभा रही हैं। ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कांग्रेस पहुंचा सकती है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस को अपनों की ही नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। लखीमपुर से मानव डेका को टिकट दिया गया है। और अब आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की, जिसका आज 20वां दिन है और आज जंग की आग धीमी पड़ने की बजाय और भी ज्यादा भड़क गई है। इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कोहराम मचा दिया है। एक रात में 9 देशों पर हमले किए गए हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जंग की जुड़ी ताजा खबर मैं आपको दे देती हूं। ईरान के बुशहर में इजरायल ने अटैक किया है। बम बुशहर परमाणु रिएक्टर के बिल्कुल पास गिरा है। बम गिरने से वहां पर भारी तबाही मची है, लेकिन परमाणु प्लांट को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। तो ये जंग कितनी भीषण हो चुकी है, कितनी भयानक हो चुकी है, परमाणु बम तक अब किस तरीके से इस जंग की आग देखने को मिल रही है, वो आप देखिए। ईरान के बुशहर में जोरदार अटैक किया गया है और जो परमाणु सेंटर है ईरान का, उसके बिल्कुल नजदीक बम जाकर गिरा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि परमाणु सेंटर को कितना नुकसान पहुंचा है, परमाणु रिएक्टर को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक आकर बम गिरे हैं।
इजरायल ईरान को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ना सिर्फ उनके बड़े बड़े लीडर्स की हत्या कर रहा है ईरान, बल्कि जो उनके महत्वपूर्ण शहर हैं या परमाणु शक्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इन सबके बीच लगातार ईरान का अटैक भी जारी है। अपने सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान बेहद गुस्से में है। ईरान की तरफ से इराक में मिसाइल अटैक किया गया है। इराक की राजधानी बगदाद में बम गिरे हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों पर अब अटैक कर रहा है जो देश अमेरिका के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ये वो देश है जहां अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस को बना रखा है, अमेरिका के दूतावास है। ऐसी जगहों को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। और जब से साउथ पार्स को इजराइल ने टारगेट किया है, तब से ईरान का बदला और भी ज्यादा भयानक हो गया है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान में गैस फील्ड को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान में दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पार्स गैस फील्ड पर हमला बोला। इस हमले के बाद ईरान बौखला गया है। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मददगार देशों पर हमला बोल दिया। इसमें कतर को सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, ईरान ने पलटवार करते हुए कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक किया। ईरान के मिसाइल हमले में रास लफान गैस प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से अब तेल गैस में दुनिया भर में आग लगना तय है। तेल और गैस प्लांट पर हमलों से दुनिया के कई देशों में सप्लाई रुक सकती है, बड़ा असर आ सकता है और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना तय है। क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं और युद्ध की शुरुआत से अब तक क्रूड ऑयल के दाम में 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। तो मिडिल ईस्ट की जंग अगर नहीं रुकी तो पूरी दुनिया में गैस का संकट आ सकता है, तेल का संकट आ सकता है, क्योंकि अब ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हैं। शुरुआत इजराइल ने की, ईरान की इकोनॉमिकल जो कमर है वो तोड़ने की कोशिश की, साउथ पार्स पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर तबाही बरसानी शुरू कर दी है। कतर पर जो हमला हुआ उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कतर के रास लफान गैस प्लांट से पूरी दुनिया को करीब 20% गैस की सप्लाई होती है। वहीं इसका असर भारत पर पड़ना भी तय है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का करीब 47% गैस अकेले कतर से खरीदता है। ऐसे में कतर के सबसे बड़े गैस हब पर अटैक से भारत में भी गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। 2025 यानी पिछले साल कतर ने इस प्लांट से 81 मिलियन मीट्रिक टन LNG का उत्पादन किया था। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक देश है, लिक्विड नेचुरल गैस का निर्यातक देश है। और अब कतर के उसी गैस हब पर हमला किया गया है और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया में गैस का संकट गहरा सकता है। कतर पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड को निशाना बनाया और इजराइल के इस हमले की अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि कतर इस हमले में किसी तरह शामिल नहीं था, लेकिन ईरान ने इंतकाम की आग में कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इजराइल अब आगे ईरान के पास गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, उसे निशाना नहीं बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर कतर पर फिर हमला किया तो अमेरिका बहुत तगड़ा जवाब देगा। तो ट्रंप ने चेतावनी तो दे दी है, लेकिन यहां ट्रंप अपनी घबराहट को छिपा नहीं पाए हैं, अपने झूठ को छिपा नहीं पाए हैं। अब सोचिए, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में ट्रंप ये कह दें कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इजराइल ने गैस फील्ड पर हमला किया है ईरान के। इस बात की जानकारी अगर ट्रंप को नहीं है तो या तो वो अपने आप को बचाने या अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इन तमाम झमेलों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या जानबूझकर ट्रंप इन तमाम बातों को छिपा रहे हैं। ये ट्रंप के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि कतर पर हमले के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आना और ट्रंप का ये कहना कि उन्हें जानकारी नहीं कि इजराइल ने ऐसा किया है। हालांकि इस बात को लेकर भी श्योरिटी ट्रंप की तरफ से जताई जा रही है कि आगे इजराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा, पार्स पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हमला तो हो चुका है और इस हमले का बहुत तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल पर तबाही बनकर टूट भी रहा है और साथ ही साथ कतर के गैस हब को भी टारगेट कर रहा है।
ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ऐसा बदला लिया कि पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा है। जी हां, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों को निशाना बनाया। इजराइल, कतर, यूएई को ईरान ने निशाना बनाया, तो सऊदी, कुवैत, बहरीन में भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ओमान, जॉर्डन, ईरान इन पर भी हमला बोल रहा है। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने चेतावनी दी है कि उनके पास मिलिट्री एक्शन लेने का अधिकार सुरक्षित है। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान ने जानबूझकर उस टारगेट पर हमला किया जहां डिप्लोमेट जमा थे। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will back. So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise, to get these attacks to stop. That's what any re-engagement with Iran, this conflict, will end at some point. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. First, because Iran knows that most of the countries in the room today worked very hard to support diplomatic outcomes. Also, because we were quite clear with Iran that we would not be combatants in any confrontation that came. Not only that, that we would not allow our facilities to be used to target Iran. That would be restricted. तो मिडिल ईस्ट देशों का भरोसा अब बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान से हट चुका है और अब ये भी कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के देश कि हम बाकी कदम भी उठा सकते हैं। सऊदी अरब ईरान पर खफा है। इसकी वजह यह है कि ईरान ने 9 देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई है। ईरान पहले अमेरिकी साइट पर अटैक कर रहा था, लेकिन ईरान ने अब कतर के सबसे बड़े एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। और मिडिल ईस्ट के देश भी अब ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि मिडिल ईस्ट के ये देश क्या सीधे तौर पर इस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं या नहीं। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान पूरी तरीके से लगातार हमले कर रहा है, करारा जवाब दे रहा है। ईरान ने रियाद में एक अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरा इलाका आग का गोला बन गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने रियाद की ओर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एक मिसाइल का मलबा शहर के दक्षिण में एक रिफाइनरी के पास गिरा। वहीं दूसरी मिसाइल का मलबा एक रिहायशी इमारत पर गिरा, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड के जवाब में इजराइल पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे गुरियन हवाई अड्डे पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले से गुरियन हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ईरान ने तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है, जिससे कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल का मलबा जिन इमारतों पर गिर रहा है वहां आग लग गई है। तेल अवीव की सड़कों पर मलबा नजर आ रहा है। हमले के बाद इमारतों से आग और धुआं निकल रहा है। तो ईरान अभी तक इजराइल पर जो हमले कर रहा था, वो हमले और भी ज्यादा टारगेटेड हो गए हैं। एक के बाद एक क्लस्टर बम से हमला किया जा रहा है, एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये गुरियन हवाई अड्डे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर हमला किया है ईरान ने, और उसके बाद वहां आग लग गई। इसके बाद कुछ रिहायशी इलाकों में भी ईरान के हमले की जानकारी है। तो इस युद्ध का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के दायरे में न सिर्फ आम लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि गैस का संकट इससे पैदा हो रहा है और तेल का संकट भी इससे पैदा हो रहा है।
इजराइल के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर ईरान ने अटैक किया है। जी हां, नेवातिम एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। तो अब एयरबेस को भी निशाना बना लिया है ईरान ने। जी हां, नेवातिम एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। एक के बाद एक कई मिसाइलें टारगेट को हिट करती हुई नजर आ रही हैं। ये नेवातिम एयरबेस है और अब इजराइल के जो मिलिट्री बेसिस हैं या जो उसकी ताकत है, जो उसकी सैन्य ताकत है, उस पर भी ईरान लगातार कहर बनकर टूट रहा है। बड़ी बात यह है कि इजराइल अभी तक सुरक्षित था अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, लेकिन ईरान ने जैसे ही इस हमले को भीषण किया है, वैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम भी अब इजराइल का काम नहीं कर रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर 10 क्लस्टर बमों से हमला किया। तेल अवीव की सड़क पर क्लस्टर बम पड़ा मिला। क्लस्टर बमों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई है। क्लस्टर बम जमीन से 100 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर फटकर एक साथ बहुत बड़े इलाके को निशाना बनाते हैं, इसलिए इससे ज्यादा नुकसान होता है। और ऐसा ही एक बम तेल अवीव की सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। क्लस्टर बम और बैलिस्टिक मिसाइलें, ये ईरान की ताकत है। ड्रोन से हमला करना ये ईरान की ताकत है और इसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये है क्लस्टर बम जो सड़क पर पड़ा मिला है। ये अगर फट जाता तो यहाँ भारी तबाही हो सकती थी, कई जाने जा सकती थी। זה לא נתפס לי שזה עושה כל כך הרבה... זה המצער, זה על האיסטר, מה שראינו לפני יומיים, אתמול. אשכרה הוציא אותו. זה לא נתפס לי שזה עושה כל כך הרבה... אשכרה הוציא אותו. ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। तेल अवीव के उत्तर तटीय शहरों तक पहुंच रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर एक और अटैक किया है। इजराइल के नेतन्या शहर पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमलों से मिडिल इजराइल में भारी तबाही मच गई है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर, खासकर तेल अवीव पर लगातार हमला किया जा रहा है और अब नेतन्या इलाके में हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और ये अटैक भी काफी भीषण, तेज धमाका, धुएं का गुब्बार, आंख की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिल रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ईरान भीषण तबाही मचा रहा है इजराइल के अंदर। गुश्तैन पर ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला किया। एक और बड़ी खबर, गुश्तैन के पास आसमान में ईरान के क्लस्टर बम देखे गए हैं। तो ये देखिए आप, आसमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको एक साथ कई सारी चिंगारी नजर आएंगी, छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट नजर आएंगी। और जब छोटी छोटी बहुत सारी टिमटिमाती लाइट नजर आती है, इसका मतलब ये है कि क्लस्टर बम से हमला किया गया है। क्लस्टर बम ये है कि एक बम दागा जाता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं और वो फिर भारी तबाही मचाते हैं, बड़े एरिया को कवर करते हैं। अब गुश्तैन इलाका जो कि इजराइल का है, वहां पर भी ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। इजराइल में हथियारों की फैक्ट्री पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरानी एयरफोर्स के हमले के बाद हथियार की जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिस जगह पर इतनी भीषण आग लगी हुई है, दरअसल ये इजराइल की हथियार फैक्ट्री है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हथियारों की फैक्ट्री पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि हथियारों से अगर इजराइल कमजोर हो जाएगा या सैन्य ताकत से अगर कमजोर हो जाएगा तो ईरान आसानी से हमला कर पाएगा और ईरान पर हमले कम हो जाएंगे। ये ईरान की रणनीति है। साउथ और सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। ईरान का इजराइल पर 1000 मिसाइल से हमला जारी है। ईरानी मिसाइलों के आगे इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। साउथ इजराइल में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। अब क्लस्टर बम हो, ड्रोन अटैक हो या मिसाइल हो, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान का साथी हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है और ऐसी ही स्ट्राइक इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहा है। लेबनान और बेरूत पे अगर इजराइल हमला करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहता है, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करना चाहता है इजराइल, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह ईरान के साथ इस युद्ध में रहा और ऐसे ही हमले करता रहा तो इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।
इसके साथ ही साथ जॉर्डन में भी हमले की खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर हमला हुआ है। जी हां, ईरान समर्थक इराकी ग्रुप ने हमला किया है। तो ईरान के जितने भी समर्थक ग्रुप्स हैं वो भी अब एक्टिव हो गए हैं और वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। इस बीच आपके जहन में सवाल होगा कि भारत में स्थिति क्या होगी, गैस की स्थिति क्या होगी या पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या होगी। तो फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल यानी तेल का कोई संकट तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। रूसी तेल से लदे 7 ऑयल टैंकर जल्द ही भारत पहुंच रहे हैं। पहले ये 7 टैंकर चीन जा रहे थे। रूस से तेल चीन सप्लाई हो रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही भारतीय रिफाइनरीज ने ऊंची बोली लगाकर ऑयल टैंकर्स का रास्ता बदल दिया। अब सभी 7 टैंकर रूस से तेल लेकर भारत आ रहे हैं। इनमें से एक टैंकर 21 मार्च को तो दूसरा टैंकर 25 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते में भारत रूस से 3 करोड़ बैरल तेल खरीद चुका है, क्योंकि तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और तेल को निर्यात करने वाले जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां ईरान लगातार तबाही मचा रहा है। तो बाकी जो वैकल्पिक रास्ते हैं भारत के पास, वो भारत तलाश रहा है। और ये बड़ी सफलता भारत के लिए है कि जो ऑयल टैंकर्स चीन जा रहे थे, बीच समंदर में इतनी हाई बोली भारत की तरफ से लगाई गई कि ये टैंकर सब भारत आ रहे हैं।